हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थानी साहित्य एवं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, जिसमें हमने भाषा बोलियाँ ये पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी साहित्य और उनकी प्रमुख कृतियाँ। जैसे राजस्थानी साहित्य में कौन कौन सी कृतियाँ लिखी गई हैं, करते हैं शुरू। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियाँ। राजस्थानी साहित्य से अभिप्राय राजस्थान प्रदेश में बोले जाने वाली जन भाषा में लिखित और मौखिक साहित्य से। राजस्थानी साहित्य से क्या अभिप्राय है? राजस्थान प्रदेश में बोली जाने वाली जन भाषा के लिखित यानी लिखित में भी है और मौखिक साहित्य से भी है। एल.पी. टेस्सीटोरी, सीताराम लालस, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, गजराज ओझा तथा महावीर प्रसाद शर्मा, मोतीलाल मेनारिया जैसे अनेक विद्वानों ने राजस्थानी साहित्य का इतिहास लिखा है। राजस्थानी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण को लेकर विद्वान एकमत में। राजस्थानी जो भी साहित्य है उसका काल विभाजन को लेकर सभी विद्वान एकमत नहीं है, सबके भिन्न भिन्न मत हैं। और इनमें से एक विद्वान सीताराम लालस ने राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, जो सीताराम लालस है, इन्होंने राजस्थानी साहित्य का विभाजन इस प्रकार से किया है। देखिए, आदिकाल विक्रमी संवत 800 से 1460 का। आदिकाल तो बताया है विक्रमी संवत 800 से 1460 का, और मध्यकाल है विक्रमी संवत 1461 से लेके 1900 ईस्वी तक का, और आधुनिक काल है विक्रमी संवत 1900 से अब जो निरंतर चल रहा है अब तक का काल है। ठीक है, तो सीताराम लालस ने राजस्थानी साहित्य को 3 भागों में बांटा: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। राजस्थानी साहित्य के विकास में संवत 1500 से 1700 तक के समय उत्कर्ष काल तथा 1700-1900 तक के समय को स्वर्ण काल कहा गया। ये तो उत्कर्ष काल था, कौन सा? 1500 से 1700 तक खूब इसने प्रगति की राजस्थानी साहित्य ने। लेकिन 1700 से 1900 तक का स्वर्ण काल, अच्छे अच्छे साहित्य लिखे गए। एक अन्य काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है, और एक और ये तो है सीताराम लालस का, जिसने 3 भागों में बांटा था: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। एक अन्य विभाजन और नामकरण इस प्रकार है: प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें 4 भागों में बांटा गया। जैसे प्राचीन काल में क्या लिखे गए हैं, जो 1050 से 1550 ईस्वी तक का काल है प्राचीन काल, जिसमें वीर गाथाएँ लिखे गए हैं, लोगों की, राजा महाराजाओं की वीर गाथा से संबंधित ग्रंथ लिखी। पूर्व मध्य काल में क्या आया? भक्ति काल था, जो 1450 से 1650 ईस्वी तक रहा। और मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल था, जो 1650 से 1800। उत्तर मध्यकाल जो श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल था, जो इसका समय रहा 1650 से 1850। आधुनिक काल है जो विविध विषयों विविधाओं से युक्त 1850 से अद्यतन तक, यानी अब तक का काल है। प्राचीन काल 1050 से 1550। 1000। अब इसके अनुसार जो हमने अभी वर्गीकरण पढ़ा है, प्राचीन, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, तो अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। प्राचीन काल, इसमें बताया गया है कि 1050 से 1550। इस काल में वीर रसात्मक, इसमें क्या क्या लिखा गया था? वीर गाथाएँ लिखी गई। तो वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया, जैसे वीरों की गाथाएँ लिखी गई। भारत में हो रहे बाहरी आक्रमणों का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ रहा था। ऐसी शताब्दी, ये ऐसा समय था जिसमें बाहरी आक्रमण हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में समाज के वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीरता प्रधान काव्यों की रचना की गई। और श्रीधर व्यास, रणमल छंद, जैनक, पृथ्वीराज विजय, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इत्यादि इस काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। इस काल के लिए जैन कवियों की रचनाएं उल्लेखनीय। तो इस समय में जैसे श्रीधर व्यास की रणमल छंद, जैनक का पृथ्वीराज विजय, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत आदि महत्वपूर्ण थे प्राचीन काल में। अब जो पूर्व मध्य काल है, जो 1450 से 1650 का है, इसमें भक्ति काल था ये। इस काल में राजस्थान में अनेक संतों और संप्रदायों का विकास हुआ था।
1450 से 1650 में अनेक संतों एवं संप्रदायों का विकास हुआ था और निर्गुण संप्रदायों में निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल, जाति व्यवस्था के भेदभाव मिटाने, नामकरण नाम स्मरण पर बल दिया गया। तो सगुण संप्रदायों ने अपने आराध्य देवों की वंदना एवं भक्ति की अपनी रचनाओं को स्थान दिया। इस काल की रचनाओं में मीराबाई, जसनाथी, जाम्बोजी, संत दादू जी की रचनाएं, वेली किशन रुक्मणी और वचनिका और राम रासो, नागदमन आदि प्रमुख है। और उत्तर मध्यकाल जो कि 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य रहा, इस काल में शासकों ने कलाकारों और साहित्यकारों को आश्रय प्रदान किया था। तो इन्होंने काल में श्रृंगार, रीति, नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की। आधुनिक काल जो 1850 तक से निरंतर चलता आ रहा है अब तक, आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय समाज में एक नई चेतना जागृति, इसके बाद की सभी रचनाएं आधुनिक काल की रचनाएं मानी जाती हैं। साहित्यिक कृतियाँ। इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक कृतियों का बड़ा महत्व है और यद्यपि इनके प्रयोग में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य तमाम प्रयासों के बावजूद भी पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं रह पाता है। राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक कृतियों को हम निम्नांकित 4 भागों में बांट सकते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक कृतियों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो संस्कृत साहित्य जो संस्कृत में, राजस्थान जो राजस्थान में, और जैन धर्म से, और तुर्की, उर्दू, फारसी जो ये भारी आक्रमण हुए थे उनके द्वारा लिखा गया साहित्य है। एक जैन धर्म से संबंधित साहित्य, राजस्थानी साहित्य, संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य पहले हम देखते हैं। संस्कृत साहित्य को प्राचीनतम भाषा, देव भाषा का दर्जा प्राप्त है। संस्कृत भाषा को देव भाषा का दर्जा प्राप्त। हम निम्नांकित तालिका से संस्कृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जिसमें राजस्थान के इतिहास को जानने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, और छोटा करूँ? शायद अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत संस्कृत भाषा में। अब देखते हैं पृथ्वीराज विजय, ये किसका ग्रंथ है और इसमें किस चीज़ का, किस बात का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट है। इसका विशेष विवरण यानी इसमें किस बात का जिक्र किया गया है? सपादलक्ष एवं अजमेर के चौहानों का इतिहास लिखा गया है। किसमें? पृथ्वीराज विजय में। और इसमें तराइन के युद्धों का उल्लेख नहीं है, अर्थात यह 1190 ईस्वी तक का ही इतिहास है। तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है जो कि जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें सपादलक्ष और अजमेर के चौहानों का इतिहास लिखा गया है, लेकिन इसके तराइन का युद्ध का उल्लेख नहीं। इसका मतलब है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191-92 में 2 युद्ध हुए थे, लेकिन इनमें इसका उल्लेख नहीं। इसका मतलब है 1190 तक का ही इतिहास लिखा हुआ है। दूसरा है हम्मीर महाकाव्य, ये नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया। हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? नैनचंद्र सूरी के द्वारा। रणथंभौर के चौहानों का इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का वर्णन है। हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी का है और इसमें रणथंभौर के चौहानों का इतिहास लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का वर्णन है। 1403 ईस्वी में रचित ग्रंथों, ये 1403 ईस्वी में रचित ग्रंथ है। ये कब रचा गया था? 1403 ईस्वी में नैनचंद्र सूरी के द्वारा हम्मीर महाकाव्य है और रणथंभौर के चौहानों का इतिहास है और अलाउद्दीन की जो रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने विजय प्राप्त की थी उसका उल्लेख है। और राजवल्लभ मंडप के द्वारा लिखा गया था। राजवल्लभ किसके द्वारा लिखा गया था? मंडन के द्वारा लिखा गया था। 15वीं सदी का सैनिक संगठन, स्थापत्य कलाएं, मेवाड़ आदि की जानकारी, मंडन कुंभा की राजशिल्पी था। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि मुझे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, जो बुक में है और मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ वो एज इट इज़ आपको वीडियो मिलेगी,
क्योंकि मुझे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, इतना टेक्निकल नॉलेज मुझे नहीं है। राजवल्लभ, ये किसके द्वारा लिखा गया था? मंडन। 15वीं शताब्दी का सैनिक संगठन, स्थापत्य कला, मेवाड़ आदि की जानकारी। मंडन कुंभा का राजशिल्पी था। तो मंडन कौन था? कुंभा का राजशिल्पी था। और राजविनोद सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया। राजविनोद किसके द्वारा लिखा गया है? सदाशिव भट्ट के द्वारा। सदाशिव भट्ट के इस ग्रंथ में 16वीं सदी के बीकानेर को जानने में मदद मिलती है। तो हमें राजविनोद से किसके बारे में जानकारी मिलती है? बीकानेर को जानने में मदद मिलती है। और एकलिंग महात्म्य, ये कान्हव्यास का है। एकलिंग महात्म्य किसका है? कान्हव्यास का है। मेवाड़ के गोहिल का इतिहास मिलता है इसमें। एकलिंग महात्म्य में मेवाड़ के गोहिलों का इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ को महाराणा कुंभा ने लिखना आरंभ किया था, पर पूर्ण कान्हव्यास ने किया था। इसने किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने लिखना आरंभ किया था। पूर्ण किसने किया था? कान्हव्यास ने किया था। और करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम जयसोम का है। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम किसका है? जयसोम का। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास, बीकानेर दुर्ग के निर्माण का वर्णन है। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। और बीकानेर के बारे में किससे जानकारी मिलती है हमें? राजविनोद से, जो कि सदाशिव का है। और जो राठौड़ों का, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है, उसकी जानकारी हमें करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्य से मिलती है। बीकानेर के दुर्ग का निर्माण का भी इसी में वर्णन है। जयसोम बीकानेर राज्य का मंत्री था। जयसोम बीकानेर राज्य का मंत्री करमचंद्र का आश्रित था, यह इसके आश्रय में था। अमरसार, यह जीवाधर का है, पंडित जीवाधर का अमरसार। इसमें राणा प्रताप एवं अमर सिंह प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है। अमर सिंह कौन था? राणा प्रताप का पुत्र था। तो इसके बारे में हमें जानकारी अमरसार से मिलती है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखा गया था। अमर काव्य वंशावली है रणछोड़ के द्वारा लिखा गया था। मेवाड़ के गोहिलों का विशेषकर राज सिंह सिसोदिया के इतिहास का ज्ञान होता है। और राणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो गए थे, तब उन्हें रूठे हुए भाई शक्ति सिंह ने उनकी मदद की थी। इस तथ्य का उल्लेख इस ग्रंथ में है। और राज रत्नाकर, ये किसका है? सदाशिव का है। और महाराणा राज सिंह सिसोदिया के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। महाराणा राज सिंह सिसोदिया की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो राज रत्नाकर से। और सदाशिव का ग्रंथ है। अजित्योदय भट्ट जगजीवन का ग्रंथ है। जोधपुर के राठौड़ों का विशेषकर जसवंत सिंह एवं अजीत सिंह राठौड़ का मुगलों के साथ संघर्ष का इतिहास है। और भट्टी काव्य, जो भट्टी का है, 15वीं सदी के जैसलमेर के राजनीतिक सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। और वंशोत्कीर्तनम महाकाव्य करमचंद्र का है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। और बीकानेर राज्य का ज्ञान होता है तथा रचनाकाल 16वीं सदी में हुई थी। इन महत्वपूर्ण ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और देख लेते हैं। राजप्रकाश किशोरदास का है। जगत विलास नंदराम का है। ईश्वर विलास महाकाव्य कृष्ण भट्ट का है। और जयसिंह कल्पद्रुम देव भट्ट का है। जय विलास रणवीर भट्ट का है। जगत सिंह काव्य रघुनाथ जी का है। और वीर वंश रंग यमुनादत्त शास्त्री का। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी साहित्य। यह अभी हमने पढ़ा है संस्कृत साहित्य। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राजस्थानी साहित्य। थैंक यू।